अब देखिए हम अगर इंसाइजर को देखें, तो इंसाइजर्स को अगर देखिए तो जो इंसाइजर टीथ होते हैं इनकी जो शेप होती है, पहले आप वो देखिए, चीजर शेप होती है। दे आर चीजर शेप। चीजर शेप का मतलब ये है कि इनकी जो शेप है ऊपर से बड़ी शार्प होती है, ऊपर से बड़े शार्प होते हैं और किसी भी चीज को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली चीज तो आगे ये चीजर शेप है। नंबर टू, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड होल्डिंग। ये बाइट करने के लिए यूज होते हैं, ये कटिंग के लिए यूज होते हैं और चीजों को होल्ड करने के लिए यूज किया, ठीक है। यूज फॉर कटिंग, होल्डिंग एंड बाइटिंग। बाइट करने के लिए यूज किया जाता है। और फिर ये क्या होते हैं, सिंगल रूट होते हैं, दे आर सिंगल रूट। इनमें एक ही रूट होता है। उसके बाद दूसरे क्या नाम है? अब ये देखिए, ये कौन से, ये क्या नाम है, ये साइनस, दिस वन इज कैनाइन। अब कैनाइन देखिए, नॉर्मली ये क्या होता है, ऊपर से शार्प होते हैं। वो चीजें शेप दे, ये शार्प है, शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, नोकदार है और शार्प है। अब ये अमूमन किस चीज के लिए, कटिंग और टेयरिंग के लिए, कटिंग एंड टीयरिंग। टीयर करते हैं, जैसे गोश्त हो गया, स्किन हो गया, जैसे शेर को देख लीजिए, तो शेर अपने कैनाइन किस लिए यूज करता है, जो एनिमल्स की स्किन होती है उसको टीयर करने के लिए जो है यूज। ये भी किस काम के लिए यूज होते हैं, वो हमने देख लिया। अब ये भी सिंगल, दे आर सिंगल, इनकी भी एक ही रूल होती है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है, प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स। सर पेपर में वैसे और पेपर में डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बनी हुई होगी, बनी हुई होगी, आपको सिर्फ पहचानना है। लेबल ये भी कर दे, ये भी सारा लिखना होगा। अब जैसे प्रीमोलर आ गया, तो प्रीमोलर देखिए, इरेगुलर रिजेस शेप में, यहाँ से तरह तरह ग्राफ्स आते हैं और उनके बाद इरेगुलर रिजेस होते हैं इसके ऊपर, तो इसकी शेप इरेगुलर सी होती है। दूसरा, ये जो प्रीमोलर्स है ये किस लिए यूज होते हैं, ये च्यू करने के लिए और ग्राइंडिंग के लिए, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये भी सिंगल रूट है, या सिंगल रूट। और लास्ट में है वो है मोलर। देखिए तो इरेगुलर सी होती है इसमें, लेकिन थोड़े से शायद ये चौड़े होते हैं इससे। तो,
अच्छा, इनमें जो रूट्स है वो दो या तीन रूट्स, ये भी वही इरेगुलर, इनका काम भी सेम च्यूइंग और ग्राइंडिंग ही है, लेकिन इनमें रूट्स कितने हैं? 2 to 3 रूट्स, इनमें दो या तीन रूट्स होते हैं। तो फिर ये चार तरह के दाल, उनके फंक्शन और उनकी शेप हमने पढ़ी थी, किस तरह की होती है, क्या शेप होती है, इनमें रूट कितने होते हैं और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज टूथ। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एक जो जनरलाइज दांत है, जनरलाइज टूथ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी भी चीज के अंदर टूथ जो होता है उसके सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है? केनाइन से। केनाइन के कैल्शियम से। अच्छा, अब है जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखिए ये सबसे बाहर वाला ऐसा अनेमल कहना है जो कि कैल्शियम से बना होता है, ये व्हाइट कलर का हार्ड स्ट्रक्चर है और ये किसी भी दांत को बाहर से जो है वो क्या करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर्स को बना। उसके बाद जो दूसरी लेयर इसके अंदर आती है ये वाली, ये डेंटाइन होती है। डेंटाइन ग्रेन्युलेटेड ग्रेन्यूल से बनी हुई लेयर है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जबकि सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसे हम आमतौर पर नाम देते हैं पल्प का। ये तीन लेयर्स होती है इसकी। सबसे बाहर वाली क्या कहलाएगी? अनेमल। अनेमल किससे बनी होती है? कैल्शियम से। तो कैल्शियम से बनी होने की वजह से ये बड़ी हार्ड होती है, वाइट होती है और ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसका काम क्या होता है कि दांत को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके बाद इसके नीचे वाली जो लेयर होती है डेंटाइन होती है, ये बहुत हार्ड नहीं होती, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। देन उसके सबसे इनर मोस्ट होती है वो पल्प होती है। जो पल्प है इसके अंदर एक तो नर्व्स होती है और उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज नहीं होती। नर्व और ब्लड वेसल्स, ये कैपिलरीज कह लीजिए। तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट हमने देखा है जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह है, इन ब्लड वेसल्स का यहाँ पे क्या फंक्शन है कि ये जो हमारे टीथ हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है, जिसके अंदर फूड भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, क्योंकि इन्होंने ग्रो करना होता है ना। तो फॉर ग्रोथ इनके सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए होगी, रिस्पायरेशन का प्रोसेस उन्हें करना होता है। अच्छा, उसके बाद देन आप देखिए कि नेक्स्ट फिर हम ये देखते हैं कि जो टीथ होते हैं, ये वाला जो पार्ट है जो हमारे गम का होता है, इसके बीच में ये पार्ट कहलाता है सीमेंटम। सीमेंट की तरह का इसको मटेरियल चिपका देते हैं, सीमेंटम कहते हैं। और ये गम आ गया जिसके अंदर ये एम्बेडेड होता है। क्लियर? तो नॉर्मली आप ये देखिए कि हमारे जो दांत होते हैं ये तब तक ठीक रहती है जब तक ये प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय एनिमल। और एनिमल कब खराब होना शुरू होती है? जब इनका कांटेक्ट एसिड के साथ हो। जो फूड आप खाते हैं उसके बाद ब्रश वगैरह ना करें तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये जो जाहिर है कि कैल्शियम
कैल्शियम से बनी हुई लेयर जो होती है इसको खराब करना शुरू कर देगा, डीजनरेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमूमन आप देखिए कि यहाँ पे फिर कैविटीज बनना शुरू हो जाती है। और ये जो कैविटीज होती है फिर ये क्या हो जाती है, डीपर होती चली जाती है या ज्यादा नीचे जो है वो आ जाती है। और इस तरह अगर देखो तो केयर ना की जाए तो दांत खराब होना शुरू हो जाते सर अगर वो हम ब्रश करें मतलब वैसे भी डैमेज हो सकती है नहीं मतलब कि हैं। वैसे सब चीजें खाने से, गर्म ठंडा ज्यादा खाने से कभी हो सकता है। बहुत ठंडी कुछ आइसक्रीम खाने साथ ही गर्म चाय पी ली, कुछ ठंडी गर्म चीजें लगातार खाने से भी ये लेयर खराब हो जाती है। सर अगर ये डैमेज हो सकती है फिर आपका तो दिखे हो जाए फिर कैविटीज बनना शुरू हो जाती तो फिर नीचे डेंटाइन में डैमेज हो है। टाइम तो वो नरम है तो रोटी खाने से आपकी वो टूटना शुरू हो जाएगी, फिर दांत का छोटा 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 होना जाएगा। तो मतलब खुद ही खराब हो जाएगा नहीं खाना होता है नहीं, रूट तो नहीं निकलेंगी, ऊपर वाला हिस्सा तरह का है, फिर रूट को एक्सट्रैक्ट करवाना सर ये पेट में नहीं है नहीं करना होती है। बीच में वो कई दफा दर्द होती है, जब भी कभी वो तंग कर लेते हैं बैक्टीरिया, दर्द होती है, खाना खा के भी चीज फंस जाए बीच में, बाद दफा देखिए बहुत ज्यादा दर्द सर होती ये माउथ किसी तो उसके अंदर उसकी कुछ स्पेसिफिक स्पेस होती है मतलब फ्रंट को है। है कोई भी दांत खराब हो सकता है। जी सर, आप सर जब ये को प्राप्त मैं तो वो प्लान वही है कि अब जैसे खाना आपने खा लिया तो बाद ब्रश नहीं किया तो वो जो लेयर होती है ना, वो जो गले जो प्लाक है तो उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया वहां पे रिस्पायर करते हैं एंडोर्फिन, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड। और एसिड इसके लिए नुकसानदेह है, कैल्शियम के लिए। सर ये सीमेंट को क्या सीमेंट में इसको जोड़ के आप देखिए, दांत आप हाथ से पकड़ के निकाले, निकले, हाथ से भी नहीं निकलता वो। तो होता ये है कि ये सीमेंटम मटेरियल जो है इसको यहाँ पे एम्बेडेड कर सकते हैं, इसको बांध के रखना, मजबूती से जकड़े हुए रखा हुआ है इसमें। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हमने तीस का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। अब हमने देखना है माउथ के अंदर दो तरह की हमने डाइजेशन पढ़ी, एक है मैकेनिकल और एक है कैमिकल। हम पहले मैकेनिकल डाइजेशन को देखें कि मैकेनिकल डाइजेशन जो किस तरह होता है। देखिए माउथ के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो मैकेनिकल डाइजेशन किसके जरिए होती है, टीथ या दांतों के जरिए होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं टीथ जो है, ये फूड को च्यू करते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं मैस्टिकेशन। Mastication is basically the grinding of the food into smaller pieces or smaller particles just to increase the surface area for further digestion or chemical digestion. जो teeth होते हैं ये food को chew करते हैं. This process is called mastication, and in this process food will be broken down into smaller pieces or smaller particles to increase the surface area for chemical digestion. मीन यहाँ पे दांत जो होते हैं, अब देखिए जब कोई चीज आप खाते हैं आप चबाते हैं उसको, और चबा चबा के आप उसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया break down that into the full smaller pieces to increase the size. बस। और दूसरी होती है डाइजेशन केमिकल माउथ। तो नेस्टिकेशन कहते हैं अब दूसरा प्रोसेस जो केमिकल डाइजेशन है माउथ के अंदर, अच्छा माउथ के अंदर अगर आप देखें, ये हमारी जुबान है, तो माउथ के अंदर देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स के तीन पेयर होते हैं, ये तीन पेयर्स हैं, इनको कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। ये जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ये एक जूस लाइक सब्सटेंस या जूस रिलीज करते हैं जिसे आप सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा को रिलीज करते हैं, ठीक है।
जो सलाइवा ये रिलीज करते हैं नॉर्मली शुरू में इसका पीएच 8 होता है पहले, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यहाँ से रिलीज कर रहे होते हैं तो इसका जो पीएच होता है वो तकरीबन जो है वो 6.9 तक चला जाता है, यानी अल्कलाइन से ऑलमोस्ट न्यूट्रल चले सलाइवा। अब ये जो सलाइवा है इसके जो लिक्विड है उसे आप नाम देते हैं म्यूसिन। तो ब्लीचिंग की वजह से तो सारा फर्टिलाइजर कौन सा 6.9 एक इसका टेम्परेचर ये टेम्परेचर पीएच सलाइवा जब हमारे हाउस में होते हैं जब रिलीज होता है इतना होता है, लेकिन जब आप क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो उसका पीएच भी होता है फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, और ये 6.9 या ऑलमोस्ट 7 के पास पास रहते हैं न्यूट्रल में। जब हम उसको इनहेल करते हैं तब 6.9 होती है एग्जैक्टली। जो स्लाइडर सा है लिक्विड है ना, वो जो मुंह में पानी से आता है उसे म्यूसिन कहते हैं। ये म्यूसिन क्या करता है, म्यूसिन विल लुब्रिकेट द फूड कंपोनेंट्स, ये उनको लुब्रिकेट कर देगा और उनको सॉफ्ट कर देगा। म्यूसिन फूड के साथ मिल जाता है, स्लाइवा जो है उसके अंदर जो वाटरी मीडियम है साथ उसके, तो म्यूसिन क्या करता है, म्यूसिन फूड का लुब्रिकेट करेगा और लुब्रिकेट करके फूड को नरम कर देगा ताकि आसानी से इसे क्या किया जा सके, चबाया जा सके। उसके बाद इसके अंदर ही जो है ना सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे आप सलाइवरी माइलेज कहते हैं, सलाइवरी माइलेज। सलाइवरी माइलेज क्या है, इट्स नेम ऑफ एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है। सलाइवरी माइलेज जो होता है ये माउथ के अंदर फूड हम खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब अब देखिए हमारे माउथ के अंदर ही फूड की डाइजेशन जो है वो शुरू होती है, यानी माल स्टार्च वगैरह जो होता है वो इसलिए माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू होता है। ये केमिकल एंजाइम जहां पर भी होगा वो केमिकल डाइजेशन chemical digestion is a process in which chemical digestion is a process in which food is digested with the help of enzymes. Food is digested with the help of enzymes. Food is digested with the help of enzymes. अच्छा मैकेनिकल में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते मैकेनिकल पीट और क्लीन होते वो मैकेनिकल डाइजेशन दोनों को मिलाकर बनती है या दोनों को मिला के मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस इसको मिला के डाइजेशन। एक्चुअली भी सारा फूड तो है ना, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। सर फैट्स लिपिड सारा कुछ इसलिए नहीं आगे नहीं, प्रोटीन सिर्फ स्टार्च बहुत है, अभी आगे जाके बात करेंगे। तो सर स्टार्च में ग्लूकोज और वाइटमिन वगैरह स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड स्टार्च ही सिर्फ डाइजेस्ट होगा, ठीक है, और स्टार्च किसमें चला गया, माल्टोज में। जब पेप्टोज में ये फ्रुक्टोज में, ये माल्टोज माल्टोज से ग्लूकोज मिल जाता है, मतलब स्टार्च से माइनस से माइनस से बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद है हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे आ जाते हैं जी, माउथ के बाद है एसोफेगस है ये। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पार्ट नहीं है बड़ा, इसको आप नाम देते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के बिल्कुल जो फ्रंटल पार्ट है ना, यहाँ पे विंड पाइप आ जाता है, ये विंड पाइप, इसे आप ट्रैकिया का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसकी ओपनिंग यहाँ से खुली होती है,
अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि माउथ के बिल्कुल पीछे, जब पीछे आते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दो ट्यूब्स है। एक है ट्रैकिया जो लंग्स की तरफ जा रही है, और दूसरी एसोफेगस जो हमारे स्टमक की तरफ है। ठीक है। अच्छा, अब जब फूड जो के छोटे छोटे पीसेस में आ गया होगा ना, बॉलसेस कहते हैं आपको। ये छोटे पीसेस क्या कहलाते हैं? बॉलस। ये जो बॉलस है ना, हम इनको निगलते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, ताकि इसको स्टमक की तरफ लेके जाया जाए। ये वो ऊपर क्या था वो सर्कल है? जी। ये आपकी एपिग्लॉटिस, उससे पीछे वाला वो हमारी जुबान है ना। फिर एपिग्लॉटिस क्या होती है? अब देखिए, जब फूड आप पीछे निकल के लेके जाते हैं, तो फूड का कोई भी पार्टिकल अगर इस ट्रैकिया के अंदर आ जाए, तो ये डेथ भी हो सकती है, क्योंकि होता ये है। अच्छा, मतलब ऐसे कपड़े होती है जो एक सेकंड ठीक करते हैं। फूड देखिए, आपका जो फूड है ना, वो फूड पाइप में जाना चाहिए इधर, और जैसे सांस लेना चाहिए, वो सांस की नाली में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ट्रैकिया या सांस की नाली में चला गया, तो वो चौक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सांस नहीं आएगी। जो खा रहे हैं ठीक है दोस्तों, ठीक है, वो गलत चीज है। सर, जैसे मतलब हम पानी पीते हुए सांस ले लेते हैं, तो जैसे एकदम सर सर तब क्या होता है, ये ओपन हो जाता है कभी। होता पता है क्या है? देखिए, जब आप फूड आप खा रहे हो, तो फूड इसके ऊपर जैसे आके लगा ना, तो ये ऐसे नीचे को आए। वो साइड कवर करते हैं। हाँ, कवर कर देंगे इसको। और फूड आगे से स्लिप होगी ना, इधर से इधर से इधर भी जा सकता और अगर हम बिस्किट हंस रहे होते हैं है। या तो फिर सांस, हवा बाहर देखिए, जब आप हंस रहे हैं ना, तो हवा बाहर निकलेगी तो हंसेंगे ना। वैसे तो हम हंस नहीं सकते। जब बोल रहे हैं तो फिर बोलेंगे तो ये नाली खुल जाएगी, ये फ्लिप ऊपर चला जाता है। ये बोल खाना भी मुंह में खा रहे हैं, अब जो छोटे छोटे छिलके से होते हैं ना, वो खा सकते हैं। तो अमूमन क्या होता है, जब ये बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी, हम खाना भी यहाँ पर है, हम बोल भी रहे हैं, तो कोई पार्टिकल आसानी से मिल जा सकता है, जो पानी भी जा सकता है। अगर पानी है ये चले जाए, तो फिर हमारे लिए ये भी नुकसान है। सर सांस लेते पहले पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, ये तीन सांस इसीलिए लेनी चाहिए ना नीचे में, कि हमें गैप से पानी पीना चाहिए। जैसे एक बूंद, थोड़ा सा, दो तीन बूंद लिए, सांस ले लिया, फिर एक जगह पीते जाएगा, तो वो क्या होता है, बीच में सांस भी लेना शुरू कर, वो फिर क्या होगा, एकदम होगा पानी, और वो पानी नीचे आएगा, क्या होगा। तो सांस लेते 3 साल खाते हाँ, बहुत सी चीजें बताते हैं, हम मानते नहीं। तो इस्लाम का एक साइंस है, बोले बात हम तक जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन हाँ नहीं, सारे कुछ रिसर्च इसी चीजों पे हो रही है, जो कर इसको पढ़ के सर साइंस की सारी इस्लाम से ही लिखी है। इस्लाम नहीं, लेकिन जैसे यूरोफ्राइड सोर्स वगैरह, है ना, पूरी दुनिया के नॉलेज का सोर्स इस्लाम नहीं है। लेकिन हम मानते नहीं वाले मानने के हम नहीं, हमको नहीं लगता है। हम मैं ऐसे बाकी लोगों पर वो बात हम मानते नहीं कि हम साइंस ये ऐसी लोग नहीं मानते। अच्छा, ये एस्पेरेगस ये आ गया, तो क्या आ गया। अब क्या होता है कि ये जो फूड है ना, ये एपिग्लॉटिस से स्लिप करके नीचे किस में आ रहा है? एसोफेगस के अंदर। अच्छा, अगर आप एसोफेगस को देखें ना, एसोफेगस की 4 लेयर्स होती हैं। ये एसोफेगस, एसोफेगस में जो 4 लेयर्स है, वो कौन कौन सी? इसमें सबसे पहली लेयर जो होती है, जो सबसे पहली लेयर है, उसे हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल। हाँ जी। और उसके अंदर जो एक लेयर होती है, ये तो पढ़ लिया मैंने पढ़ा, इसे पढ़ लिया मैंने पढ़ा। तो एक रिलैक्स करके तो एक और रिलैक्स लास्ट में, वो पिछले दफा पढ़ा था हमने दोबारा को। मतलब अगर मैं विचार करूंगी तो दोबारा पढ़ लेंगे। तो आप देखिए, आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो। मुझे तो पढ़ना है, खुद तो पढ़ लिया मैंने 2 बार पढ़ी थी। नहीं ये बोनस क्या है? बोनस, जो फूड के छोटे छोटे पीसेस हमने तोड़ दिए, उनको कहते हैं, चबा के हमने छोटे कर दिए, उनको बोनस कहते आपका नोट ऊपर अपडेट हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, अंदर वाले मसल्स कौन से हैं? ठीक है। ये सर्कुलर मसल, ये एसोफेगस। उसके बाद 6-7 इंच का होता है। हाइट
नहीं देन और वाइड लेग 1 इंच। बस तो वाइड लेग 1 इंच लिफ्ट हो हो ये है वैसे चौड़ा होता है लेकिन उसका ल्यूमेन 1 इंच का होता है, बिल्कुल वो बहुत बड़ा ल्यूमेन। आप देखिए ये बताओ, ये उसके ऊपर फिर जो है ये पहले म्यूकस की लेयर आएगी, दिस इज कॉल्ड म्यूकस। और म्यूकस के अंदर जो है एक और लेयर आ जाती है सब म्यूकस, 4 लेयर में ये सब म्यूकस, ठीक है, म्यूकस एंड सब म्यूकस। और ये वाला जो बीच वाला इसका रास्ता, इसे आप नाम देते हैं ल्यूमेन का। जहां से फूड गुजरता है। अच्छा अब ये म्यूकस और सब म्यूकस का फायदा पता है क्या होता है, कि जब फूड नीचे जाएगा ना तो वो इनकी लेयर से अगर रगड़ खाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा, मसल उनको बचा के रखना है, रास्ते को लुब्रिकेट करना है ताकि स्लिप करके फूड नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता आपने खाया तो एकदम नीचे गिर गया फूड, स्क्वीज करके आता है, वेव लाइक प्रोजेक्शन में टाइट होती है, एक ही सेंस है वो भी एकदम इतना सारा खा लेंगे, हम खा लेंगे तो वो एकदम वो फंसना शुरू हो जाता है, दर्द होती है जब नीचे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे सर ऐसा हुआ है कि वजह से कैंडी डायरेक्ट चली जाए तब भी पेन होती है क्योंकि वो फंस वो जाती है। जाती फिर ऐसा ऐसा स्क्वीज करेगी, अच्छा ये तो मेडिसिन छूट गया बेड में छूट बहुत सारा आपको फील होती है कि सेकेंडरी जिंदगी के चली जाती नीचे नहीं जाती, छोटी होती है लेकिन वो भी ऐसे स्लिप करके है जाती है। लेकिन फिर वो क्या होता है क्या वो कैंडी फंस जाए तो बड़े से फटाफट कहते हैं पानी पी लो पानी पी लो पानी में क्या होता है थोड़ा सा वो उसको प्रेस करता है पानी, पुश करता है नीचे, मतलब वो फटाफट से पानी दे दो पानी दे दो पानी ऊपर से ये होता है ना थोड़ा फोर्स लगाया नीचे जल्दी नीचे ले जाए, वगैरह वो टाइम नहीं लगेगी उसी तरह से। तो अभी भी मसलिन है ये सर्कुलर। अंदर वाला सर्कल का पैटर्न है अब इस देखिए बाहर वाले क्या है, ये लॉन्गिट्यूड और ये कौन से मसल है, सर्कुलर। अब ये एंटागोनिस्टिक होते हैं, एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या, अगर एक सिकुड़ा तो दूसरा फैलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक जो होते हैं वो ऐसा पेयर होता है मसल्स का जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा रिलैक्स, अपोजिट मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब इसमें यहाँ पर बोनस या फूड कंपोनेंट अगर मौजूद है तो देखिए इसको किस तरह पुश करने के लिए सर्कुलर मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना उससे पीछे लॉन्गिट्यूडनल क्या करेंगे, रिलैक्स, मतलब से वो स्क्वीज होगी वो एक्सपैंड जी, क्योंकि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ये पीछे वाले रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये रिलैक्स कर रहे हैं और बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस तरह जाए जी। अब देखिए फिर होता ये है कि इस तरह ये वेव लाइक एक मोशन बनता है जिसमें फूड जो है वो इस तरह वेव लाइक प्रोजेक्शन के अंदर स्क्वीज होता हुआ नीचे आ रहा हो, ठीक है। वेव लाइक या स्क्वीजिंग जो मूवमेंट होती है ना इसको आप नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, यानी पेरिस्टाल्सिस क्या प्रोसेस है कि इसमें फूड जो होता है वो वेव लाइक प्रोजेक्शन के नीचे जरिए जो है वो नीचे आ रहा हो, फिर ऐसे डोमा की डेफिनेशन आती है वो के नीचे। और अगर वो 5 मार्क क्वेश्चन आता है तो अगर 5 मार्क डाला तो फिर लिखना होगा कि वो का मसल का म्यूकस का सर्कुलर रिलैक्स करे होता है कॉन्ट्रैक्ट फिर अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताना हो कि सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिलैक्स तो क्या है कि व्हेन द फूड इज गोइंग फॉरवर्ड द सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहा सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स रिलैक्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड forward towards some and then the food has to go backwards so longitudinal contract and circular और उल्टा और बताना है कि 2 मिनट में मेरा जो म्यूकस है सब निकल और वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और मतलब डैमेज नहीं होने देती और डुप्लीकेट करके रास्ते को स्क्वीज करने में मदद देती है, स्लिपरी बनाती है। तो ये क्या बना पेरिस पेरिस्टाल्सिस की हो रही है, मूवमेंट जो हो रही है फूड की, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, सही निश्चित, ठीक है जी।